एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस है ना, इसकी दो सब्सिडरी है। एक एफसीएस सॉफ्टवेयर अमेरिका लिमिटेड और एक एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एफजेडई। तो ये दो इसकी सब्सिडरी है, मेजर सब्सिडरी। अब इनका कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन रेवेन्यू है ना, हमें ऑलमोस्ट सेम ही देखने मिलता है, तो हम इतना फ़र्क नहीं देखेंगे। बट हमने देखा कि इसका बिजनेस किधर किधर है। इसका बीपीओ में बिजनेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बिजनेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मार्केटिंग में बिजनेस है। कंपनी की सब्सिडरी तो दो ही है, बट ये किस जगह पर बिजनेस करता है, वो आईटी सेक्टर में बिजनेस करता है, आईटी कंसल्टेंसी में बिजनेस करता है। इसका बिजनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो हमें नहीं पता था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बिजनेस करता है। वैसे मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में, क्योंकि कल एक सब्सक्राइबर ने पूछा क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बिजनेस करता है, तो उन्हें पता नहीं था। एंड मुझे भी पता चला कि मैंने इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में बिजनेस करता है वो मैंने कवर नहीं किया था। एंड दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर वीडियो बना दिया कि ओके, मैं पिछली वीडियोज़ में कवर करना भूल गया था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में भी बिजनेस करता है, और यहाँ पर IT कंसल्टेंसी में और एजुकेशन में भी इनका बिजनेस है। तो ये 3 मेजर बिजनेस सोर्सेज है जहाँ से इसकी इनकम आती है। अब वो इनकम मिलाकर भी अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो 3% नीचे है। हमने देखा कि फ्राइडे के मार्केट में ये 3% नीचे था, और ब्लड बाथ से पहले ही ये नीचे गिर रहा था, और 31% की डाउनवर्ड मूवमेंट आई, और ये इतने टाइम से हमें कंसोलिडेशन के फेज में ही होता हुआ दिख रहा है। 25% तो यहाँ से गिर ही चुका है। बट अगर ऑल टाइम हाई की बात करें ना, तो ऑल टाइम हाई तो नहीं, 52 वीक हाई का बात कर सकते हैं, 37% की डाउनवर्ड मूवमेंट में है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ऑब्वियस सा सवाल उठता ही है, बिकॉज क्या ये फिर से इस तरह का मूवमेंट देगा जिस तरह यहाँ पर पहले दे दिया था? क्योंकि यहाँ पर हमें दिखा था कि इसी तरह से मूवमेंट हुआ था, और बीच में भी ऐसे ऐसे मूवमेंट्स होते रहते हैं जो अच्छे खासे हमें स्टॉक को डुबा देते हैं, क्योंकि हमने पास्ट में भी ऐसा देखा है। और अभी तो कई सारे यूट्यूब आ गया है। पहले यहाँ पर 2008 के पहले ओके इतना यूट्यूब फेमस नहीं था, 2012 में भी, 2016 में भी कोई यूट्यूब फेमस नहीं था, तब जाके हमें पता नहीं था। बट अभी कई सारे लोग कह रहे हैं बाय कर लीजिए, एंड कोई वेब सीरीज भी फेमस नहीं थी जिसकी वजह से यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करता। बट अब ये स्कैम 1992 पे मोटिवेशन में आके कई सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, एंड आप भी उनमें से एक हो तो मुझे बता देना। खैर, ये बात को हटाकर हम बात करते हैं इसके मेन बिजनेस की। तो इसका मेन बिजनेस IT कंसल्टेंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है और एजुकेशन है। बट अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, मैं आपको फाइनेंशियल्स बताना चाहूँगा जो कोई बताता नहीं है जनरली। फाइनेंशियल्स बताने के लिए मैं आपको बताऊँगा कि हम यहाँ पर RSI पैरामीटर को सर्च करेंगे। अब RSI पैरामीटर हमें पता है कि ओके 40 के ऊपर रहता है तो थोड़ा सा हमें खतरा का जोन है कि कभी भी नीचे आ सकता है। बट अगर 40 के यहाँ पर 30 के नीचे रहता है तो हमें पता चलता है कि ओके यहाँ पर ऊपर जा सकता है, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है। बट अभी हमें दिख रहा है कि 37 है, मतलब 40 के यहाँ पर है ना, हमें आसपास ही देखने को मिल रहा है, जो एक जनरल साइन बता दे कि ओके 40 है ना, ओके चलता है, और एक जनरल नीचे वाली रेंज में बता रहा है। बट कई सारे लोग हैं ना ये देख लेते हैं। और एक चीज़ है जो मनी फ्लो इंडेक्स नाम की चीज़ होती है। मनी फ्लो इंडेक्स हमने किसी एक वीडियो में डिस्कस किया था इसी के बारे में, एंड देन हमें पता था तब से कंसोलिडेशन चालू हुआ है। अब मैं ये मतलब हमेशा से कहता नहीं हूँ कि ओके मैंने ये कहा था एंड नीचे चले गया, बट स्टिल कई सारे लोगों का कमेंट आएगी सर आप ये क्यों नहीं कहते हो, एंड दैट इज़ वाई मैंने उनको कमेंट सेक्शन में भी कहा, एंड आप ही की खुशी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ओके मैंने पिछले बार मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में बताया था, और अभी फिर से हमें मनी फ्लो इंडेक्स अगर आप देखोगे ना, ये मैं नहीं बताऊंगा ओनली बिकॉज ये आपका काम है कि मनी फ्लो इंडेक्स आप ढूंढो और मनी फ्लो इंडेक्स पर देखो कि कितना है। मैं आपको बस ट्रेंड बता देता हूँ। 72 का रेंज चल रहा है, यानी 72 मतलब बहुत हाई बताता है, मतलब यहाँ पर है ना ओवरबॉट जोन हो चुका है, मतलब ऐसा बता रहा है। अभी RSI तो हमें इन जनरल 40 के लेवल के आसपास दिखा रहा है, बट मनी फ्लो इंडेक्स बता रहा है कि मनी इतना फ्लो हो चुका है इसके अंदर कि अभी है ना ये ओवरबॉट जोन में चले गया है। ओवरबॉट मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीद लिया है, अभी बहुत ऊपर चले गया है, अब यहाँ पर सेलिंग लाजमी है, ऐसा मनी फ्लो इंडेक्स का कहना है। मेरा पर्सनल व्यू आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो आप पर्सनली उधर जा सकते हो आराम से। बट स्टिल हम यहाँ पर लेके चलेंगे 50 डे मूविंग एवरेज और 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो हम देखेंगे कि 50 डे मूविंग
मूविंग एवरेज जो है ना उसके नीचे चले गया है स्टॉक। अगर आप देखोगे तो 50 डे और 30 डे मूविंग एवरेज के नीचे चले गया है और 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में है। अब इन जनरल स्टॉक को किधर होना चाहिए ना, 100 और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में होना चाहिए, उसके मतलब बीच में रहता है ना, तब हम बता सकते कि ओके कैसा है। बट हमें जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में दिखा है ना कि स्टॉक है ना 50 डे मूविंग एवरेज को कंसोलिडेट करता है और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही होता है। तो हम यहाँ पर 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पर कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, वो ऑब्वियसली जब और नीचे आएगा तब लेंगे। बट स्टिल अभी हमें फिर से यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज को लेना है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि 50 डे मूविंग एवरेज से किस तरह से बाउंस बैक दिया था। तो क्या हमें फिर से यहाँ पर बाउंस बैक देखने मिल सकता है? तो क्या होने वाला है, देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज और यहाँ पर स्टॉक की प्राइस और यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज आसपास ही थे। तो हमें पता था कि या तो आर या तो पार जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब आर जा सकता है या फिर पार जा सकता है। बट यहाँ पर हमने देखा है कि 50 डे मूविंग एवरेज किधर और है, स्टॉक की प्राइस किधर और है और 200 डे मूविंग एवरेज किधर और है। तो ये आर और पार की लड़ाई नहीं है, ये डाउन ट्रेंड की लड़ाई है। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ये डाउन एंड डाउन का पैटर्न फॉर्म करता हुआ दिख रहा है, जो एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न है। मैंने आपको सीधा सीधा बताया था कि ओके यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो इस तरह का पैटर्न में क्या होता है ना, कंपनी को पहले तो हमें देखना ये कि क्या ये डब्ल्यू बना रहा है। हमने यहाँ पर भी एनालाइज किया था कि इस जगह से इस जगह पर ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन का काम करता है। अगर इधर से ऊपर चले जाता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न हो जाता है, बट अगर इधर से नेगेटिव रिटर्न दे देता है तो ये हो जाता है जनरल कट। और ये जनरल कट की वजह से ये ना हमें स्टॉक में खराब मूवमेंट देखने को मिलती है। अब ये इसने डब्ल्यू पैटर्न तो फॉर्म नहीं किया, मतलब इधर इसने सपोर्ट लिया एंड देन ट्रेस बैक नहीं किया, क्योंकि उसने यहाँ पर बाउंस बैक देके नीचे चले गया। अभी फिर से वो इसी तरह का पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और ये एम पैटर्न उल्टा एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, मतलब इसने अपने जो सपोर्ट लेवल्स है उसको तोड़ चुका है। अब ये नीचे अच्छी तरह से जा रहा है एंड तो हमें अभी क्या करना चाहिए, देखिए एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा वाला एंट्री पॉइंट है ना, ये 1.35 से आप यहाँ पर बाइंग करना चालू कर सकते हो। खैर मैंने तो यहाँ पर हमारे कम्युनिटी पोस्ट में कहा ही था कि आप 1.5 के एंट्री पॉइंट से अपने स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हो। बिकॉज देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये अच्छी कंपनी तो है, बट फाइनेंशियल्स इसके है ना डामाडोल है। फाइनेंशियल्स डामाडोल है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो सेल्स रेशियो है ना वो थोड़ा सा नीचे है। ये सारी चीज़ें तो आपको सब बताएंगे, लेकिन आपको फिनग्रो की ऑडियंस होने का फ़ायदा तब पता चलेगा जब फिनग्रो की न्यूज़ आएगी। और फिनग्रो की न्यूज़ ये है ना कि आप देखो पीयर कंपैरिजन में हम देखेंगे। ओके, तो पीयर कंपैरिजन में मुझे पता है अभी सब लोग यही चीज़ कॉपी करेंगे, बट स्टिल आपको फिनग्रो की ऑडियंस हो बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते जाओ, क्योंकि कंटेंट की हमारे पास कमी नहीं है। FCS सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस है और TCS है। TCS आपको पता ही है कितनी बड़ी कंपनी है। M क्लाउड है और ये है इज्मो। ठीक है, तो हम है ना TCS को और M क्लाउड को हटा देंगे। ओके, M क्लाउड बहुत ही छोटी कंपनी है और TCS बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो हम इन दोनों को हटाकर इज्मो और यहाँ पर FCS को कंपेयर करेंगे। बट हमने डायरेक्टली गूगल पे इसको कंपेयर क्यों नहीं किया, बिकॉज TCS और M क्लाउड की हमें बीच में ज़रूरत पड़ेगी। और ज़रा भी घबराना नहीं है दोस्तों, मैं इसको इतनी सिंप्लीफाइड मैनर में बताऊंगा ना कि आपको यहाँ पे वीडियो छोड़ के जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज चेंज क्या है। आप पहले नज़र डालो फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू के बारे में भी एकदम शॉर्ट में बता दूंगा, बट आप फेस वैल्यू पे ध्यान दो। फेस वैल्यू है 1 रुपये और इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। बट अगर आप प्राइस देखो ना तो एक की फेस वैल्यू पे इसकी प्राइस है हमारी अकॉर्डिंग 2 रुपये। ठीक है, और ये इसकी जो है हमारी इज्मो की जो फेस वैल्यू है वो 10 की है और इसकी जो प्राइस है वो 100 की है। तो आप समझ जाओ कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब ये अगर ये 10 को हटा भी देंगे ना तो टैली करने के लिए ये 10 हो जाता है। तो आप समझ जाओ कि अगर इसकी फेस वैल्यू 1 हो गई तो मतलब इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 10 होनी चाहिए। जिस तरह की FCS की 1 है तो मार्केट वैल्यू 2 है। तो आप समझ सकते हो कि FCS को 2 से यहाँ पर इंटू 10 हो सकता है, मतलब यहाँ पर आराम से इंटू 5 हो सकता है। मतलब ये प्राइस वैल्यू जो है ना वो 2 की नहीं है, ये उसकी प्राइस है 20 रुपये नहीं कह सकते, 10 रुपये की प्राइस है। तो इंटू 5 हम करेंगे ओनली बिकॉज जो
यहाँ पर इस्मो से कंपेयर करने वाले हैं ना हम। तो इस्मो से कंपेयर हम क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि देखिए इस्मो का सेल्स देखिए आप, इस्मो का सेल्स दिख रहा है आपको 6 करोड़ है और हमारे एफसीएस का 8 करोड़ है। और यहाँ पर हमें इक्विटी दिख रही है, इक्विटी यहाँ पर इस्मो की देखिए 13 करोड़ है और हमारे यहाँ पे इक्विटी कितनी है? 170 करोड़। मतलब आप समझ सकते हो ये इक्विटी है ना, यहाँ पर एम क्लाउड को भी छोड़ दिया पीछे, जिसका सेल्स है ना ये इससे ज़्यादा आ रहा है एफसीएस से, बट स्टिल इक्विटी के मामले में उसने इसको भी पछाड़ दिया। बट अगर हम देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो इसने इस्मो ने नेगेटिव दिया है, बट फिर भी आप स्टॉक की प्राइस देखो, स्टॉक की प्राइस 100 रुपये है। और अब देखिए इसने पॉजिटिव में 30 लाख का पॉजिटिव प्रॉफिट दिया है, इस्मो ने 40 लाख का माइनस रिटर्न दिया है, बट फिर भी इस्मो की प्राइस 100 है और इसने 30 लाख का प्रॉफिट दिया है, पर फिर भी इसकी प्राइस 2 है। तो आप अभी इसकी असली वैल्यू समझ गए कि इसकी असली वैल्यू क्या है। आई नो देयर आर मेनी फ्लॉज बिटवीन बोथ ऑफ द कंपनीज, बट जब भी हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं ना तो एक सेक्टर से करते हैं, इसीलिए मैंने सेक्टर को बीच में लाके टीसीएस और एम क्लाउड को लाया, ताकि कई सारे जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स है ना उनका ध्यान इस जगह पर भी पड़े और वो ये सारी चीज़ों को भी देखे। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपने ये नहीं देखा तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप ऑब्वियसली इंटेलिजेंट हो, बिकॉज आप गौर से मेरी बात सुन रहे थे। तो आप कभी भी स्किप मतलब वीडियो को पीछे करके फास्ट बैक करके आप फिर से ये वीडियो को मतलब थोड़ा सा देख सकते हो, 1-2 मिनट पीछे करके कि मैंने क्या कहा था, और उसके अंदर आप नोटिस कर सकते हो टीसीएस और एम क्लाउड को कंपेयर कर सकते हो एफसीएस और इस्मो से। अब मैं इस्मो को और एफसीएस को फिर से कंपेयर करूंगा, मैं बताऊंगा कि ओके यहाँ पर एफसीएस की सेल्स ज़्यादा है और इस्मो की कम है, ठीक है। एफसीएस की सेल्स ज़्यादा है और इस्मो की कम है, कम सेल्स होने के बाद भी इस्मो का प्राइस है 100 रुपये और एफसीएस की ज़्यादा सेल्स होने के बाद भी, मतलब ज़्यादा बिजनेस होने के बाद भी इसकी प्राइस है 2 रुपये। ऑब्वियसली देयर आर मेनी फैक्टर्स, बट सेकेंडली हम देखें तो इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये और इसकी फेस वैल्यू है 1 रुपये। तो अगर हम इसको काट भी देना, इसकी फेस वैल्यू को इस्मो को 1 भी कर देना, तभी भी हम देखेंगे कि इसकी स्टॉक की प्राइस देखिए, फेस वैल्यू कम होगी तो स्टॉक की प्राइस भी कम होगी, तो स्टॉक की प्राइस जो है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है 10 रुपये। तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा डिफरेंस हमें देखने मिल रहा है। मतलब अभी इसके अंदर और 5x मतलब 500% का रिटर्न देने की क्षमता है। तो एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इसके लिए मुझे अच्छा लगता है। बट स्टिल अब मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव साइड्स ऑफ एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। हम दिख रहा है कि अपने पीयर कंपैरिजन में सबसे नीचे यहाँ पर है एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। सेकेंडली अगर हम बात करें इसके नेगेटिव साइड्स की, तो दिखता है हमें एकदम अच्छे से कि सेल्स ग्रोथ है ना, सेल्स ग्रोथ वो कंटिन्यूसली अपवर्ड मूवमेंट में नहीं है। सेल्स ग्रोथ कभी कम हो जाती है तो कभी बढ़ जाती है, कभी कम होती है तो कभी बढ़ जाती है। 10 करोड़ के ऊपर तो सेल्स मैंने इसकी देखा ही नहीं, वो 2018 में देखा था एक बार, फिर उसके बाद से 10 करोड़ के ऊपर कभी सेल्स गई ही नहीं है। लेकिन देखिए आप इसका प्रॉफिट देखोगे ना, तो इसने प्रॉफिट है ना ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर ये जनरली प्रॉफिट ही निकाल के दे रहा है, इसने अपना लॉस कम ही कर दिया है। ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर में हमें 15 करोड़ का लॉस देखने मिला था। तो क्या हो सकता है पता है, अगर मतलब प्रॉफिट दे रहा है कंटिन्यूसली, मतलब एक ही बार में एक ऐसा लॉस दे देगा ना, तो स्टॉक की प्राइस को धड़ाम से नीचे गिरा देगा, जिस तरह से उसने अभी गिराया। क्योंकि आप लॉस देखोगे मतलब प्रॉफिट देखोगे 50 लाख का और लॉस देखोगे तो 15 करोड़ का, मतलब 15 लाख का तो रखो ना यार, मतलब 1 करोड़ का रख दो। मतलब इसका कोई भरोसा नहीं कि अगले क्वार्टर में ये कितना लॉस करेगा, तो वो इसके अंदर अनसर्टेनिटी रहती है। ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी रहेगी तभी तो स्टॉक मार्केट में हमें रिस्क फैक्टर बना रहेगा। और जो लोग कहते हैं ना कि पेनी शेयर में हमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, उनसे मैं एक ही गुजारिश करूँगा कि आप किसी के भी झांसे में मत आओ, क्योंकि पेनी शेयर्स में कई सारे लोग कहते हैं कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो और 10 साल के लिए छोड़ दो। दोस्तों 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, आई नो, एंड एवरी पर्सन ऑन दिस यूट्यूब चैनल और ऑन दिस वर्ल्ड नोज कि 1 लाख रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है। अब वो 1 लाख रुपए कमाने में आप ये बिना एनालिसिस करे किसी भी स्टॉक में लालच की वजह से 1 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा वो समझ के आप दे रहे हो, तो वो आपकी नादान भूल है। बिकॉज हर एक बंदा अपना राकेश झुनझुनवाला नहीं होता है, और राकेश झुनझुनवाला ने भी अच्छी रिसर्च करके यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। राकेश झुनझुनवाला वॉज अ सीए और इज अ सीए कह सकते हैं हम। तो आप एक बड़े मतलब एक सीए और सेकेंडली वो बेयर कार्टल में भी थे, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा उन्हें एक्सपीरियंस था। देन ऐसे जाके ही टाइटन नहीं बनी है, यहाँ पर टाइटन की कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुआ है। और वॉरेन बफेट जी ने तो 11 साल की एज से ही चालू कर दिया था, तो उनका तो ऊपर जाना बनता ही है ना। तो हमने बिना एनालिसिस किए हम बस सोचेंगे कि हम राकेश झुनझुनवाला बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली हमारी खुद की एनालिसिस लगती है।
ऑब्वियसली ये खाली ये 20 कंपनी से 20 ग्लोबल कस्टमर्स से ज़्यादा इसके अंदर है तो हमें इसमें इन्वेस्ट करना है? नो, हमें इसमें इन्वेस्ट करना है क्योंकि कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ देखने मिल रही है, ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। ऑब्वियसली सेल्स कम दिख रही है एंड दैट इज़ वाई मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करूँगा कि कम ही इन्वेस्ट करना। और जो लोग पहले से इन्वेस्टेड है मैं उनको कहना चाहूँगा कि देखिए मेरी पर्सनल होल्डिंग भी लगी है, ऐसा नहीं होता कि मेरी पर्सनल होल्डिंग लगी है इसके लिए आप भी रखो। मेरा ये मानना ये है कि अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट अभी भी हो रहा है ना तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, बिकॉज आप ये देख रहे हो कि इससे कैसे निकला जाए। और स्टॉक मार्केट में जब भी खुद के एनालिसिस में किसी को भरोसा नहीं होता है ना तो मैं यही सलाह देता हूँ कि ओके आप निकल जाइए, मतलब नॉट बीइंग रूड, मैं ये पर्सनल सलाह दूंगा। बिकॉज देखिए आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की एनालिसिस करनी पड़ती है और खुद की एनालिसिस करेंगे ना तब जाके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना रहता है। अगर आप ₹1 भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो ना तभी भी आपको डिटेल्ड एनालिसिस करनी है, वो आपकी नॉलेज को बूस्ट करेगा। एंड देन आप एनालिसिस करके जब स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तब जाके आप किसी को पूछोगे नहीं कि ओके मैं इसमें सेल कर दूं क्या, ऐसा कर दूं क्या, बिकॉज उसको आपने एनालाइज किया है। और अगर आपने एनालाइज नहीं किया है और आपने इन्वेस्ट किया है एंड देन यू आर लुकिंग फॉर दिस, सो मैंने ये क्यों कहा कि आप स्टॉक बेच दीजिए, क्योंकि आप ये बेचकर कोई अच्छा सा जो बड़ा लार्ज कैप स्टॉक है उसके अंदर पैसा लगाओगे ना तो एटलीस्ट आपको पूछना तो नहीं पड़ेगा कि क्या मैं स्टॉक को बेच दूं, बिकॉज स्टॉक नीचे तो कभी जाने ही नहीं वाला है। रिलायंस को खरीद लो, TCS को खरीद लो, चलो ITC को खरीद लो, ITC का तो पोटेंशियल आपको पता ही है ना कितना ऊपर जाने वाला है। और अगर ITC के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पे तो आपको वीडियो मिल ही जाएगी। तो अगर आपको इसका टारगेट देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिर सकता है तो मैं कहूँगा कि ₹1 से ज़्यादा तो नहीं ही गिर सकता है, बिकॉज ₹1 इसने इधर से एक अच्छा सपोर्ट जोन था और ₹1 नहीं, ऑब्वियसली मतलब गलती से वो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गई। यहाँ पर जब आप देखोगे जो अपर मूवमेंट दिखाया था वो ₹0.90 से दिखाया था, तो 90 पैसे इज़ अ ग्रेट सपोर्ट जोन। तो अगर उसको ब्रेक करता है तो ज़्यादा गिरावट तो नहीं आएगी क्योंकि तब तक मनी फ्लो इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा ही ओवरसोल्ड जोन में चले जाएगा। पर अगर ये ₹1 के आसपास आता है, यू ऑल गाइस जस्ट रिमाइंड मी और आई विल ओनली मेक द वीडियो ऑन दिस एंड आई विल अपडेट यू कि अभी क्या करना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो मुझे बता देना कि आपने किस प्राइस पर यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। ज़्यादा प्राइस इन्वेस्ट मत करना बिकॉज हाईली रिस्की कंपनियाँ। तो जय हिंद, जय भारत।